कल्पना कीजिए, आप एक सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपकी खाली पुश्तैनी जमीन पर एक सरकारी बुलडोजर चल रहा है, या फिर बिना किसी पूर्व सूचना के आपके खेत के बीचों बीच बिजली का एक बड़ा खंभा गाड़ दिया गया है। और इससे भी बुरा, आपके अपने ही परिवार के सदस्य आपको आपकी ही संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन से जुड़े ये विवाद अक्सर इसी तरह अचानक सामने आते हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता कृष्ण प्रजापति बताते हैं कि भारत में जमीन से जुड़े विवाद अक्सर इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को अपने कानूनी अधिकारों की स्पष्ट जानकारी नहीं होती। कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन जानकारी की कमी के कारण भूस्वामी अक्सर खुद को असहाय महसूस करते हैं। संपत्ति की सुरक्षा के लिए आपको एक 3 चरण वाले जीवन चक्र को समझना होगा। दोस्तों, इस तरह की जानकारी के लिए आप सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। पहला है प्रूव, यानी कानूनी रूप से अपना मालिकाना हक साबित करना। दूसरा है डिफेंड, यानी अपनी संपत्ति की बाहरी खतरों से रक्षा करना। और तीसरा है बिक्वेथ, यानी बिना किसी विवाद के अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी को सौंपना। जब कोई नागरिक इन कानूनों को गहराई से समझ लेता है, तो वो सरकारी विभागों और व्यक्तिगत अतिक्रमणकारियों दोनों के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखने में सक्षम हो जाता है। आइए पहले चरण की बात करते हैं, अपना मालिकाना हक साबित करना। कानून की नज़र में मालिकाना हक केवल आधिकारिक दस्तावेजों से ही तय होता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई लोग सादा पुर्जा यानी साधारण कागज़ पर ज़मीन का लेन देन कर लेते हैं, लेकिन बिना विधिवत रजिस्ट्री के कोर्ट में इस कागज़ की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। संपत्ति पर अपना पक्का दावा करने के लिए उसकी सरकारी रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। एक और समस्या तब आती है जब किसी पुरानी ज़मीन की 1971 के बाद से रसीद नहीं कटी होती। रसीद का न कटना आपके कानूनी कब्जे को कमज़ोर बना सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए आपको अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी यानी सर्कल ऑफिसर (सीओ) को एक औपचारिक आवेदन देना होगा। आवेदन करते समय उसमें खाता नंबर और खेसरा नंबर का सटीक उल्लेख करना ज़रूरी है। इन नंबरों के आधार पर प्रशासन मामले की जांच शुरू करता है और आपके भूमि रिकॉर्ड्स को अपडेट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज दस्तावेज ही आपके मालिकाना हक का एकमात्र आधार होते हैं। इनके बिना आपकी संपत्ति को कानूनी रूप से बचाना असंभव है। स्वामित्व साबित होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चरण है अपनी जमीन को बाहरी ताकतों से बचाना। इसमें सरकारी विभागों द्वारा किया जाने वाला भूमि अधिग्रहण भी शामिल है। अक्सर सड़क निर्माण या बिजली लाइन बिछाने के लिए सरकार रैयती यानी निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण करती है। कई बार भूस्वामियों को लगता है कि वे सरकार के सामने अपनी जमीन नहीं बचा सकते। कानून स्पष्ट कहता है कि सरकार बिना किसी उचित मुआवजे के आपकी निजी जमीन नहीं ले सकती। यदि आपकी जमीन का उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जा रहा है, तो आप उसके बदले आर्थिक भरपाई पाने के हकदार हैं। भूस्वामी को चाहिए कि वो संबंधित विभाग से संपर्क कर अपने मुआवजे की मांग करे। ये मांग करना आपका कानूनी अधिकार है, जिसे कोई भी विभाग खारिज नहीं कर सकता। सार्वजनिक विकास अपनी जगह है, लेकिन वो किसी भी नागरिक के निजी संपत्ति अधिकारों को खत्म नहीं करता। जमीन के बदले मिलने वाला मुआवजा आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सरकारी अधिग्रहण के अलावा जमीन को सबसे बड़ा खतरा अवैध कब्जे या अतिक्रमण से होता है। यदि कोई आपकी जमीन पर जबरन निर्माण करने की कोशिश करता है, तो त्वरित कानूनी कार्यवाही जरूरी है। सबसे पहले आपको पुलिस में एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ये शिकायत आपके पास मौजूद कानूनी दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए। व्यावहारिक रूप से कई बार पुलिस जमीन के मामलों में कार्यवाही करने से बचती है या उसे सिविल विवाद बताकर टाल देती है। यदि स्थानीय पुलिस कार्यवाही नहीं करती, तो आप सीधे उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर सकते हैं। इस याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय पुलिस प्रशासन को अतिक्रमण के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करने का आदेश जारी करता है। ये कानूनी रास्ता सुनिश्चित करता है कि स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता के बावजूद भूस्वामी अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सके। न्याय प्रणाली में अधिकार प्राप्त करने के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। इस जीवन चक्र का अंतिम चरण है अपनी संपत्ति को शांतिपूर्ण ढंग से अगली पीढ़ी को सौंपना। पारिवारिक विवाद अक्सर उत्तराधिकार के नियमों की स्पष्ट जानकारी न होने के कारण होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर बेटियों के संपत्ति अधिकारों को लेकर संशय रहता है। कई परिवारों में ये माना जाता है कि पिता की संपत्ति पर केवल बेटों का हक है। कानून की स्थिति यहाँ पूरी तरह पारदर्शी है। पिता की संपत्ति में बेटियों का अपने भाइयों के बराबर अधिकार होता है।
संपत्ति का बंटवारा सभी भाई बहनों के बीच समान रूप से किया जाता है। एक और स्थिति तब आती है जब किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हों और उनकी मृत्यु के बाद बैंक में जमा राशि को लेकर विवाद हो जाए। बैंक में जमा पैसा सभी बच्चों के बीच बराबर बांटा जाता है, चाहे वो पहली पत्नी के बच्चे हों या दूसरी पत्नी के। कानून सभी संतानों को समान उत्तराधिकारी मानता है। भारतीय उत्तराधिकार कानून जैविक वंश के आधार पर समानता सुनिश्चित करता है। ये किसी भी वारिस के अधिकार को लैंगिक आधार या पारिवारिक जटिलताओं के कारण कम नहीं होने देता। संपत्ति की रक्षा के लिए भूस्वामी को अपने कानूनी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड्स के प्रति हमेशा सजग रहना पड़ता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। आज ही अपनी जमीन के कागजात की जांच करें। यदि कोई दस्तावेज अधूरा है या रसीद नहीं कटी है तो संबंधित अधिकारियों या कानूनी विशेषज्ञों से तुरंत संपर्क करें। आपके कानूनी अधिकार ही आपकी संपत्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और कानूनी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी खेती की जमीन पर बिजली का भारी भरकम कंक्रीट खंभा खड़ा देखना किसी भी मालिक के लिए बुरा सपना हो सकता है। अक्सर ऐसा रातों रात होता है, जहां सरकार या कोई विभाग बिना पूर्व सूचना के आपकी जमीन के बीचों बीच पोल गाड़ देता है या सड़क निर्माण के लिए मिट्टी डालना शुरू कर देता है। इसी तरह की मानसिक परेशानी तब पैदा होती है जब पिता के चले जाने के बाद घर की ही सदस्य संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। बैंक में जमा कमाई या पुरखों का घर, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक था, अचानक अदालती चक्करों और पारिवारिक कलह का केंद्र बन जाता है। और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति वो है जब कोई रसूखदार बाहरी व्यक्ति आपकी उस जमीन पर अपनी नजरें गड़ा लेता है। वो व्यक्ति आपकी खाली जमीन पर रातों रात ईंटें गिरवाना शुरू कर देता है और आपके मालिकाना हक को सीधे चुनौती देता है। इन स्थितियों में अंतर सिर्फ एक चीज से आता है। क्या आप जानते हैं कि कानून की किताबों में आपके बचाव के लिए कौन से ठोस रास्ते हैं? क्या आप जानते हैं कि पुलिस स्टेशन से लेकर उच्च न्यायालय तक की सीढ़ियां आपको कैसे सुरक्षा दिला सकती हैं? दोस्तों, आप लोगों के मन में भी किसी तरह का सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम टाइम निकाल करके आपकी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रभात खबर की ऑनलाइन लीगल काउंसलिंग में झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कृष्ण प्रजापति ने देश भर से आए सैकड़ों सवालों के जवाब दिए। लोगों ने रांची से लेकर गुमला और हजारीबाग तक से अपनी संपत्ति से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं को उनके सामने रखा। इस सत्र से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि संपत्ति के अधिकांश विवाद कानूनी जानकारी की कमी के कारण वर्षों तक खिंचते रहते हैं। लोग अक्सर उन प्रक्रियाओं से अनजान होते हैं जो उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई हैं। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए हमें इसे 3 मुख्य हिस्सों में समझना होगा। पहला है दस्तावेजों की वैधता, दूसरा है विरासत और उत्तराधिकार के नियम और तीसरा है बाहरी अतिक्रमण या सरकारी अधिग्रहण के खिलाफ मिलने वाला मुआवजा। इन नियमों की सटीक समझ आपको न केवल विवादों से बचाती है बल्कि आपकी अगली पीढ़ी के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती है। पहले पिलर यानी कागजी कार्रवाई की बात करें तो रामगढ़ से पूछा गया सवाल बहुत ही सामान्य है। कई लोग आज भी सादा पुर्जा यानी साधारण कागज पर किए गए जमीन के समझौतों को अंतिम सत्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि गवाहों के सामने पेन से लिखा गया कागज मालिकाना हक के लिए काफी है। हकीकत में बिना आधिकारिक रजिस्ट्री के किसी भी सादे पुर्जे की कानून की नज़र में कोई कीमत नहीं है। कोर्ट में इसे जमीन का पक्का प्रमाण नहीं माना जाता। यदि जमीन आपके नाम पर विधिवत रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कानूनी रूप से उस जमीन के मालिक नहीं कहलाएंगे। कागजों से जुड़ी दूसरी बड़ी समस्या गुड्डा से सामने आई, जहां 1971 से जमीन की रसीद ही नहीं कटी है। जब रसीद कटना बंद हो जाता है तो सरकारी रिकॉर्ड में उस जमीन की स्थिति अस्पष्ट हो जाती है, जिससे भविष्य में उसे बेचना या उस पर लोन लेना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में समाधान के लिए आपको सीधे अपने अंचल अधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर (सीओ) को आवेदन देना चाहिए। इस आवेदन में जमीन का पूरा विवरण, विशेष रूप से खाता नंबर और खेसरा नंबर का उल्लेख होना अनिवार्य है। ये 2 नंबर ही आपकी जमीन की विशिष्ट सरकारी पहचान तय करते हैं। आवेदन मिलने के बाद अंचल कार्यालय उस मामले की आंतरिक जांच शुरू करता है। वे पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जमीन का मालिकाना हक किसका है। जांच पूरी होने के बाद प्रशासन आपकी रसीद अपडेट कर देता है, जिससे आपकी जमीन फिर से सरकारी रिकॉर्ड में जीवित हो जाती है। याद रखें, जिस जमीन का खाता और खेसरा नंबर आपके नाम पर सही नहीं है, वो कानून की नज़र में आपकी नहीं है। कागजी कार्रवाई को दुरुस्त करना ही आपकी संपत्ति की सुरक्षा की पहली शर्त है। दूसरा पिलर है विरासत यानी इनहेरिटेंस।
पारिवारिक संपत्तियों में अक्सर पुराने रीति रिवाज कानून के आड़े आते हैं, खासतौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आज भी संयुक्त परिवारों की परंपरा है। वहां संपत्ति के अधिकार अक्सर मौखिक वादों पर टिके होते हैं। रांची से आए एक मामले में पूछा गया कि यदि किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां थीं तो पिता की मृत्यु के बाद बैंक में जमा पैसा किसे मिलेगा। परिवार में अक्सर बच्चों के बीच इस बात को लेकर गहरी कड़वाहट पैदा हो जाती है कि किसका हक ज्यादा है। इस पर कानून का पक्ष बेहद स्पष्ट है। बैंक में जमा पिता का पैसा सभी बच्चों के बीच समान रूप से बांटा जाएगा, चाहे वे पहली पत्नी के बच्चे हों या दूसरी के। उत्तराधिकार के मामले में कानून सभी संतानों को बराबरी का दर्जा देता है। संपत्ति के मामले में एक और प्रचलित गलतफहमी बेटियों के अधिकारों को लेकर है। कई परिवारों में आज भी यह धारणा बनी हुई है कि शादी के बाद बेटी का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के आधुनिक प्रावधानों के तहत पिता की पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी उतना ही हिस्सा होता है जितना बेटों का। बहनें अपने भाइयों के बराबर हक का दावा कर सकती हैं और कानून उन्हें ये अधिकार पूरी मजबूती से देता है। संक्षेप में, कानून पारिवारिक भावनाओं या पुराने रीति रिवाजों के बजाय समानता के सिद्धांत पर चलता है। हर वैध वारिस का हिस्सा गणितीय रूप से तय है और उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। तीसरा और अंतिम पिलर है बाहरी खतरों से सुरक्षा। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्सर निजी रैयती जमीनों को छूने लगते हैं। गुमला में यही हुआ। सड़क निर्माण के दौरान निजी प्लॉट का हिस्सा अधिग्रहित कर वहां बिजली का पोल लगा दिया गया। इस स्थिति में जमीन मालिक अक्सर खुद को असहाय महसूस करता है। लेकिन यदि कोई सरकारी विभाग आपकी निजी संपत्ति का उपयोग कर रहा है तो वे आपको इसका भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। आपकी सहमति या मुआवजे के बिना जमीन पर किया गया सरकारी काम कानून की नज़र में चुनौती देने योग्य है। आप संबंधित विभाग से आधिकारिक तौर फौज में मुआवजे की मांग कर सकते हैं और उन्हें ये हर्जाना देना होगा। बाहरी खतरों में सबसे गंभीर है जमीन पर जबरन कब्जा। यदि कोई आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करे तो क्या किया जाए? यहाँ पुलिस की भूमिका प्राथमिक होती है। सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी लिखित शिकायत करें। लेकिन यदि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो आपके पास एक बहुत शक्तिशाली विकल्प बचता है, उच्च न्यायालय। आप सीधे हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर सकते हैं। ये याचिका सीधे राज्य की मशीनरी को हरकत में लाती है और आपके मालिकाना हक की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आप अपनी जमीन बचाने के लिए अकेले नहीं हैं। हमारी कानूनी व्यवस्था में सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे प्रावधान हैं जो अवैध कब्जे को हटाने और जमीन मालिक को न्याय दिलाने के लिए ही बनाए गए हैं। संपत्ति से जुड़े ये तमाम नियम एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। भारतीय कानून के प्रावधानों में जमीनी विवादों के समाधान बहुत स्पष्टता के साथ दिए गए हैं। सरकारी विभाग से मुआवजे का दावा करना, पारिवारिक संपत्ति में अपना बराबरी का हिस्सा मांगना और अवैध कब्जे के खिलाफ सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, ये सभी अधिकार भारतीय संविधान और कानून द्वारा आपको लिखित रूप में प्रदान किए गए हैं। आज ही अपने पास रखे जमीन के पुराने कागजातों की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता और खेसरा नंबर अपडेटेड है और किसी भी प्रकार के सादे कागज पर किए गए सौदों को रजिस्टर करवाने की प्रक्रिया शुरू करें। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी संपत्ति विवाद में वे कानूनी रूप से जागरूक रहकर अपनी सुरक्षा कर सकें। जब आपके पास सही दस्तावेजों की ताकत और कानून की सटीक जानकारी होती है तो आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा लगभग असंभव हो जाता है। अपने कानूनी अधिकारों को जानें और अपनी मेहनत की कमाई को आज ही सुरक्षित करें। ऐसे ही अन्य कानूनी समाधानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ साझा करिए ताकि मैं आप लोगों की राय के मुताबिक अपना वीडियो को बना सकूं। और साथ ही साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।